गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 30 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जो है हम लोग बिहार स्पेशल जीके भी देखेंगे। तो पहले हम लोग जो है बिहार स्पेशल जीके देख लेते हैं, उसके बाद आज का करंट अफेयर्स जो है हम लोग देखेंगे। तो आज बिहार स्पेशल में जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो है अशोका के बारे में, अशोक के, और अशोक द्वारा जो है आज पढ़ेंगे अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु क्या क्या साधन अपनाए गए उसके बारे में। तो धर्म के प्रचार हेतु धर्म यात्राएं आरंभ की गई, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया, धर्म श्रवण और धर्मोपदेश की व्याख्या की गई, लोकोपकारिता के कार्य किए गए, धर्म अभिलेखों की खुदाई की गई, विदेशों में धर्म प्रचारकों को जो भेजा गया। इन सब कार्यों के माध्यम से अशोक ने धर्म को जो है बढ़ावा दिया। यहीं पर आप ये भी याद रखें कि जब अशोक जो है अपना राज्याभिषेक करते हैं तो उसके 10वें वर्ष जो वह बोध गया की यात्रा पर गए, जो कि उसकी पहली यात्रा थी, और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गए और वहां का कर जो है घटाकर 1/8 कर दिया। ये पूछा गया है कि लुम्बिनी ग्राम जहाँ की महात्मा बुद्ध की जो है जन्म हुआ था, तो वहां पर जाने के बाद जो कितना कर किया गया, तो 1/8 जो है कर दिया गया था। वहीं उसने अपने नेपाल की तराई में स्थित निगलिवा में कनक मुनि के स्तूप का जो है मरम्मत भी कराया। तो कनक मुनि के स्तूप का मरम्मत किसने करवाया? तो अशोक द्वारा जो है ये करवाया गया। ये याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। आगे है कि जो स्तंभ है, लेख है, उस स्तंभ लेख में 3 और स्तंभ लेख 3 और 7 में जो है ये वर्णन मिलता है कि विस्तुत रज्जुक प्रादेशिक युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने का जो है धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का जो आदेश मिला किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो ये धर्म प्रचार का ही एक हिस्सा था। वहीं पर धर्म प्रचार हेतु अशोक ने साम्राज्य में धर्म श्रवण और धर्मोपदेश की व्यवस्था जो है की। अभी 13वें अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने पदाधिकारियों का एक नया वर्ग तैयार किया, जिसको कि धर्म महामात्र या धम्म महामात्र जो है कहा गया है। इनका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता पर जो है बल देने का था। ये धम्म महामात्र का धर्म को लोकप्रिय बनाने हेतु अशोक ने मानव और पशु जाति के कल्याण हेतु अनेक कार्य भी किए। उन्होंने जो है पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, मानव और पशुओं की चिकित्सा के लिए अलग व्यवस्था करवाई, यहाँ तक कि उनके लिए चिकित्सक की भी जो है अलग व्यवस्था करवाई गई, और मार्ग में वृक्ष लगवाए। 7वें स्तंभ लेख में के अनुसार आम्र वाटिकाएं लगवाए, आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए तथा विश्राम गृह बनाए। ये 7वें अभिलेख से जो है पता चलता है। वहीं पर जो है ये भी पता चलता है कि अशोक के 6ठे स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने धर्म लेख अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद जो है लिखवाना शुरू किया है। तो 12 वर्ष बाद लिखवाना शुरू किया है धर्म लेख, ये भी एक तथ्य याद रखेंगे। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जितने भी लेख हैं उसकी भाषा जो है वो पाली है। ये बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उनकी भाषा क्या है? भाषा जो है पाली भाषा को जो है ये प्रीफर कर रहे थे, संस्कृत भाषा को नहीं, क्योंकि पाली भाषा जो आम लोगों की भाषा थी, लोकप्रिय भाषा थी, इसलिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में अशोक ने उन देशों का नाम लिखवाया है जहां पर उसने दूत भेजे थे।
इसके बारे में हम अभी एकदम डिटेल्स में चर्चा करते हैं किन किन देशों में भेजा गया था। दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी जो कि लंका जिसको कि नाम से वर्णित किया गया था, इन जो है इनका उल्लेख भी 13वें शिलालेख में है। तो आप लोग याद रखेंगे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, ये जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपको बीपीएससी में भी, और जब यूपी का देखेंगे क्वेश्चन तो बैंक उसमें भी ये जो है पूछा जा चुका है कि भारत में किन किन जगहों पर जो है अशोक का नहीं था शासन। तो दक्षिण भारत के इन जगहों पर नहीं था जो कि नाम लिए। अब आते हैं कि 13वें शिलालेख में जो है जो यवन राजाओं का नाम है उसके बारे में। तो एंटीयोकस जो कि सीरिया का नरेश था उसका वर्णन है, तुर्मय जो कि मिस्र का नरेश था उसका वर्णन है, एंटीकिनिन जो कि मिसिडोनिया का राजा था उसका वर्णन है, मग जो कि सीरन का राजा था उसका वर्णन है, और अलेक्जेंडर एपीरस के नाम से जिसके बारे में जानकारी मिलती है उनका जो है नाम है जिनके राज्यों में उसने धर्म प्रचार किए थे। तो ये भी याद रखेंगे। एंटीयोकस जो कहाँ का राजा था, तो सीरिया का नरेश था, ये याद रखेंगे, ये हालांकि पूछा भी गया है। आगे देखते हैं एंटीयोकस पश्चिम एशिया सीरिया का राजा एंटीयोकस थीयस तथा तुर्मय मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस था, उनका पूरा नाम जो है ये मिलता है। वहीं पर हम देखेंगे लंका में जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार को विशेष सफलता मिली। अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिस को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है दी, और तथा तिस ने संभवतः इसे राजधर्म बना दिया। बाद में स्वयं अशोक के अनुकरण करते हुए तिस जो कि श्रीलंका का राजा था उसने देवा नाम प्रिय उपाधि धारण की थी। तो श्रीलंका का कौन सा राजा था जिसने देवानाम प्रिय उपाधि धारण की थी, तो तिस, ये याद रखेंगे जरूर। आगे देखते हैं अशोक ने धम्म के बारे में क्या कहा है। तो धम्म पहले क्या है ये जान लेते हैं। धम्म जो है प्राकृतिक भाषा जो है उसका शब्द है जिसका संस्कृत शब्द में अर्थ होता है धर्म, मतलब धर्म का ही पर्यायवाची जो है प्राकृतिक भाषा में धम्म है। ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। ये रट लेंगे। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक का धम्म का वर्णन मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ सिगालोवाद सूक्त में भी मिलता है। सिगालोवाद सूक्त में भी मिलता है, इसको भी आप लोग रट लेंगे। सिगालोवाद सूक्त बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है जिसमें धम्म के बारे में जो है मिलता है। अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदेशों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। धम्म जो है कोई धर्म नहीं था, अपितु वो जो है मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदेशों का प्रतिपादन किया गया उन्हें जो है धम्म कहा गया है। अशोक ने विहार यात्राएं की जगह धम्म यात्राओं की जो है शुरुआत भी की। वहीं पर अशोक ने अपनी विदेश नीति भी जो है लाई। विदेश नीति के तहत जो है अशोक ने शांति और सह अस्तित्व के सिद्धांत को जो है प्रीफर किया, शांति और सह अस्तित्व। साथ ही उसने साम्राज्य में पश्चिम और दक्षिण सीमा पर स्थित राज्यों के साथ राजनयिक एवं मैत्रिक संबंध भी जो है स्थापित किए। उन्होंने 5 यवन राजाओं में अपना धर्म प्रचारक जो है इसी विदेश नीति के तहत जो है भेजा था। और साथ ही साथ उसने दूसरे शिलालेख में अशोक बताता है कि उसने यवन राजा में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग चिकित्सक व्यवस्था जो है करवाई। और दक्षिणी सीमा पर 4 तमिल राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी में धर्म प्रचारक जो है भेजे। अब आते हैं अशोक
का आखिरी समय में क्या क्या रहता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अशोक के अंतिम समय में किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन होता है वो भी। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक का शासनकाल जितना गौरवशाली था उतना ही दुखदायी भी रहा। ये बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में जो है ये कहा गया है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि कुछ दंत कथाओं के अनुसार अशोक संभवतः 259 ईस्वी पूर्व के लगभग अपने राज्याभिषेक की तिथि से 37 वर्ष तक शासन किया। अशोक का शासन जो है वो 37 वर्ष तक जो है था, ऐसा कहा गया है दंत कथाओं में। उसके शासन काल में करीब 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ यात्राएं भी की। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका, नेपाल, बर्मा अन्य देशों में बौद्ध प्रचारक हेतु प्रतिनिधि मंडल जो है उन्होंने भेजा। इसी क्रम में उन्होंने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित कर रखने के लिए रज्जुक नामक अधिकारी की जो है बहाल की। उसने बुद्ध पशु वध को रोक लगाई। धर्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव और सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को जो है प्रोत्साहन दिया गया। एक तरह से हम कहें ये सब जो है कि अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने कल्याणकारी राज्य का जो है आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को जो है बढ़ावा देने की बात कही। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है अशोक का साम्राज्य समाप्त होने लगता है और 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उन राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस तरह जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ जो है था। उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अब हम देखते हैं अशोक के कुछ अभिलेख के बारे में जिसको कि अशोक ने लिखवाया था। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पूछे जाते हैं। तो सम्राट अशोक के अब तक करीब 40 से अधिक अभिलेख जो है मिल चुके हैं और ये अभिलेख उसके साम्राज्य की सीमा को निर्धारण करने के साथ साथ धर्म एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी ये अभिलेख देते हैं। गुर्जर का लघु शिलालेख और मस्की लघु शिलालेख केवल 2 ऐसे धर्मलेख हैं जिसपे अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है और अशोक के अभिलेखों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इसमें भी शिलालेख में भी शिलालेख आता है, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वहीं स्तंभ लेख के अंतर्गत भी जो है वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख आता है। तो हम जो है इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले जो है हम लोग देखते हैं शिलालेख और अभिलेख। अशोक के चतुर्थ शिलालेख के नाम से चतुर्दश शिलालेख के नाम से जो है 14 विभिन्न शिलालेखों का एक समूह है जिसमें कि 8 स्थानों पर है। शाहबाजगढ़ी जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, ये भी याद रखेंगे, और खरोष्टी लिपि में ये है। इसको जरूर याद रखेंगे कि शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है। मानसेरा ये हजारा पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है और ये भी खरोष्टी लिपि में है। तो खरोष्टी लिपि में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख अशोक का है, इसको रट लेंगे। वहीं पर कालसी जो कि देहरादून में, ये पूछा भी जा चुका है, कालसी कहां पर है शिलालेख? तो देहरादून में है, उत्तराखंड में, ये ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद गिरनार जो है ये गुजरात में है, जूनागढ़ में, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। धौली उड़ीसा में है, ब्राह्मी लिपि में। जौगढ़ उड़ीसा में, ब्राह्मी लिपि में। येरागुडी आंध्र प्रदेश, कुर्नूल जिले में है और ये ब्राह्मी लिपि में। सोपारा महाराष्ट्र में है और ये ब्राह्मी लिपि में जो है। ये तो शिलालेख की बात हुई। अब आते हैं हम लोग लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख। लघु शिलालेख जो है
14 शिलालेख के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। इसको लघु शिलालेख अलग जो है एक लेख के रूप में है, और इसमें महत्वपूर्ण जो है उसको रट लेंगे कौन कौन शिलालेख कहाँ पर है। रूपनाथ ये मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में, गुर्जरा मध्य प्रदेश दतिया जिले में है, सासाराम बिहार में है, भाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में है, मास्की कर्नाटक के रायपुर जिले में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, सिद्धपुर जटिंग रामेश्वरम ये ब्रह्मगिरी में है, येराकुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में, उसके बाद जो औरेरा ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ये जरूर आप लोग रट लेंगे। वहीं पर इन सब जो है अभिलेखों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे आपको स्तंभ लेख के बारे में बताते हैं। स्तंभ लेख जो है ये भी लघु स्तंभ लेख और स्तंभ लेख के अंतर्गत इसको बांटा गया है। अशोक सप्त स्तंभ लेख के अंतर्गत लेखों का जो है संख्या 7 बताया गया है। तो स्तंभ लेख मुख्य रूप से 7 हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, शिलालेख मतलब एक शिलापट्टी है उस पर शिलालेख है, इस पे जो है लेख लिखा गया है, तो इस पर जो है लेख लिखा गया इस शिला पर, इसलिए शिलालेख। वहीं स्तंभ लेख जो है उसको बोला जाता है जैसे कि एक ये पिलर है, स्तंभ है और इस पर जो है लेख लिखा हुआ है, ये इसको जो है हम लोग स्तंभ लेख बोलते हैं, पिलर जैसे। और शिलालेख जो एक लंबी सी पाटिका है, ये चौड़ी और लंबी, तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं। स्तंभ लेख 7 जो है। दिल्ली टोपरा पहले ये जो है ये खिरजाबाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली इसको ले आया, तो इसको दिल्ली टोपरा अभिलेख को दिल्ली की किसने लाया, तो फिरोज शाह तुगलक, ये पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। वहीं पर दिल्ली मेरठ जो है पहले ये मेरठ में था उत्तर प्रदेश में, बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली लाया गया, दिल्ली मेरठ अभिलेख को। वहीं लौरिया अरेराज जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, इसको रट लेंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण के राधिया के पास जो है लौरिया अरेराज स्थित है। वहीं लौरिया नंदनगढ़ जो है ये पश्चिमी चंपारण में ही है, लेकिन मठिया के पास लौरिया नंदनगढ़ में है। रामपुरवा स्तंभ लेख ये भी जो है चंपारण जिले में ही है बिहार का। और प्रयाग स्तंभ लेख ये जो है पहले कौशाम्बी में था, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में जो है रखवाया, तो ये जो है ये भी आप लोग स्तंभ लेख याद रखेंगे। वहीं पर अब लघु स्तंभ लेख के बारे में बात करें तो लघु स्तंभ लेख के अंतर्गत जो है सांची रायसीना जिले मध्य प्रदेश में है, सारनाथ वाराणसी में है। जब ये वाराणसी जाएंगे सारनाथ में, तो वहां जो है म्यूजियम में ये स्तंभ रखा हुआ है। कौशाम्बी का इलाहाबाद के समीप, रूमनदेई नेपाल की तराई में, और निगलिवा ये जो है निगलिवा सागर नामक सरोवर के तट पर नेपाल की तराई में है। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देता है। लघु स्तंभ में कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी कारुवकी या कौरवाकी का जो है नाम मिलता है, और इसलिए इसको जो है रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। ये भी पूछा जा चुका है, रानी का अभिलेख किसको बोलते हैं, तो कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ को जो है रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे है रूमनदेई स्तंभ लेख में अशोक द्वारा इस स्थान के धर्म यात्रा पर जाने का विवरण मिलता है। वहीं निगलिवा लेख में कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन का चर्चा मिलता है। तो कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन का चर्चा किसमें मिलता है, निगलिवा लेख में मिलता है। वहीं पर हम आप बता दें कि प्रथम स्तंभ लेख में धम्म के प्रति अपनी निष्ठा के बारे में पता चलता है, द्वितीय में धम्म के गुण का पता चलता है, तृतीय स्तंभ
स्तंभ लेख में राजा को अपने अच्छाई एवं बुराई की चेतना रखना के बारे में पता चलता है। चतुर्थ में रज्जुक नामक अधिकारी के कार्य के बारे में। पंचम में पशु पक्षी वध नियंत्रण के बारे में स्तंभ लेख में। और छठा स्तंभ लेख में जो धर्म प्रचार हेतु उपाय, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा की बात होती है। अब आते हैं शिलालेख अभिलेख पर उत्कीर्ण महत्वपूर्ण बातों के बारे में। धौली और जौगढ़ अभिलेख में सभी मनुष्य मेरे संतान हैं ये कहा गया है, ये भी पूछा जा चुका है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, धौली और जौगढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है। तो आज यहीं तक जो है ये है बिहार स्पेशल। अब जो है हम लोग करंट अफेयर्स आज का देखते हैं। आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है हम लोग पहला देखते हैं भारत की रुद्रम 2 मिसाइल जो है इसके बारे में। तो भारत का रुद्रम 2 मिसाइल जो है ये हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। और इसको विकास किसने किया है? DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। और बुधवार दैट मीन्स कि 29 मई को जो है ये परीक्षण किया गया है। और इसकी रफ्तार जो है ध्वनि की रफ्तार से 5 गुनी तेज है। और ये जो है दुश्मनों के हथियार, बंकर, विमान, जहाज, आयुध डिपो को उड़ाने में जो है सक्षम है। और इसके अलावा एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इसमें जो है फिट किया गया है। और इसकी मारक क्षमता ये 300 किलोमीटर है। और यह 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से 300 किलोमीटर दूरी तक जो है प्रहार कर सकता है। और इसका जो है प्रयोग तेजस फाइटर जेट, AMCA और फाइटर जेट और MiG-29 में जो है इसका उपयोग और सुखोई में जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप बस इतना भी याद रखेंगे कि रुद्रम 2 क्या है। तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है और हवा से जमीन पर मारक क्षमता है। तो आपका करंट अफेयर जो है बन जाएगा, आप ठीक कर पाएंगे। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स है मोबाइल फोन से टेली मार्केटिंग मैसेज को जो है ये बंद करने की बात दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया है। जब आपको कोई जो है टेलीफोन मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके जो है ये कहता है कि आप कोई सामान खरीद लें या सिम के बारे में जानकारी, तो अगर वो जानकारी जो है 10 नंबर जो कि मोबाइल का नंबर होता है उससे किया जाता है तो उसको जो है बैन करने की बात कही गई है दूरसंचार विभाग द्वारा। अब ये कहा गया है कि कोई भी अगर जो टेली मार्केटिंग करता है मतलब फोन के माध्यम से सूचनाएं देता है तो उसको जो है 180 से स्टार्ट होने वाले नंबर या 140 सीरीज से स्टार्ट होने वाले नंबर से जो है मैसेज करना होगा। अगर कोई 10 अंकीय मोबाइल नंबर से फोन करके जो है आपको मैसेज करता है तो आप 1909 पर डायल कर शिकायत कर सकते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट तथ्य था, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है ये है वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक CG करहाडकर को कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो ये जो है V वेंकटेश रमन का जो है स्थान लेंगे। और यहाँ पर ये भी बता दें ये जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रिएक्टर समूह के निर्देशक भी जो हैं अभी हैं और आगे जो है कल्पक्कम के ये निर्देशक संभालेंगे। अगला देखते हैं। अगला है कि अब कुछ दिन पहले ही हम बताए थे कि एवरेस्ट पे सबसे युवा भारतीय जो है पहुंची काम्या कार्तिकेयन। इनको जो है जो कि पहुंची 19 साल 9 महीने की आयु में 20 मई को। अब इनको जो है प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो कि 29 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, उस दिवस पे जो है सबसे युवा माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही
सम्मान से सम्मानित इनको जो है काम्या कार्तिकेयन को किया गया है और ये 16 साल 19 महीने में चली। जबकि नोएडा के अर्जुन जो हैं वो इससे पहले सबसे कम उम्र के थे, जो कि 17 साल 345 दिन के जो हैं अर्जुन वाजपेयी थे। उनका रिकॉर्ड जो है काम्या कार्तिकेयन ने तोड़ा है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 30 बार कामी रीता शेरपा, उनको भी जो है नेपाल सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अब अगला जो है आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले इससे संबंधित प्रश्न जो है पहले भी जब करंट अफेयर्स में ये आया था तो बीपीएससी में पूछा जा चुका है। दुनिया की 30% बढ़ी मौत, सबसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक डाटा जारी किया है और कहा है कि सबसे ज्यादा जो है ईरान में फांसी दिया गया है। करीब 853 ईरानी को जो है फांसी दिया गया है। वहीं पर हालांकि अगर जो देखें ओवरऑल, तो ओवरऑल में जो है चीन में सबसे ज्यादा फांसी दिया जाता है, लेकिन चीन में हजारों लोगों को फांसी पर लगाया गया है, लेकिन चीन की तरफ से आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। वहीं जो है ईरान के द्वारा उपलब्ध आंकड़े कराए गए, इसलिए ये पता चला है कि सबसे ज्यादा ईरान में फांसी दी गई है। अगर जो चीन ऑप्शन में रहेगा तो चीन मारना, यही बीपीएससी में पूछा गया था, तो उसका आंसर जो बीपीएससी चीन को माना था। तो ये जो है कौन जारी करता है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जारी करता है कि दुनिया में मौत की सजा जो है सबसे ज्यादा कौन सा देश दे रहा है। तो ये संस्थान का नाम और किस देश को दिया है, ये दोनों तथ्य याद रखेंगे। आज का जो है करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।